था। मैं यहाँ आया तो चूँकि और बिहार के आसपास था और इस एरिया में स्वास्थ्य की कोई सेवाएं नहीं थी, हार्ट का कोई डिपार्टमेंट यहाँ डेवलप नहीं था, नाम का वो हृदय विभाग था, यहाँ एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी नहीं होती थी। तो वहाँ से वो शुरुआत करके उसको एक एक आपने लड़ाई देखी, फिर स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की जो हमारी पहली लड़ाई थी उसको शुरू की। लोग एंजियोप्लास्टी नहीं करने दे रहे थे, तो फिर एंजियोप्लास्टी करने की जंग है वो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो पहले एंजियोप्लास्टी शुरू की, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को बेहतर करने की लड़ाई शुरू की, फिर एम्स की लड़ाई शुरू की, फिर स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की लड़ाई शुरू की। और हमें गर्व है कि आज जितनी भी लड़ाइयाँ हमने लड़ी है उस सब में कुछ न कुछ कहीं न कहीं सफलता ही मिली, विफलता कहीं नहीं मिली। और आज जो इस देश के नेता जो स्वास्थ्य के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते थे, उन सबको हमने मजबूर कर दिया, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, वो स्वास्थ्य पर राजनीति करें, जो कि कभी एजेंडा नहीं था। धर्म, जाति और बाकी सभी मुद्दे होते थे, लेकिन ये मुद्दा नहीं होता था। स्वास्थ्य और शिक्षा की राजनीति को हमने आगे बढ़ाया। स्वास्थ्य चूँकि सबसे महत्वपूर्ण है, ये एक समझदारी है जो हमारा समाज उतना उसमें शिक्षा का घोर अभाव है, तो वो चीज़ें इसकी महत्ता को नहीं समझते हैं। अभी हाल में ही पहले भी हमने लिखा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि एक साल में आपके सिर्फ देश में 5 करोड़ आदमी बीमारी या उससे इलाज से संबंधित खर्च की वजह से गरीब हो जाते हैं। आप समझिए, एक दो नहीं, 5 करोड़ आबादी। देखिए, एक हमारे ही विभाग में एक मरीज भर्ती थे और वो पैसा नहीं देने की वजह से उन्होंने आत्महत्या करने को चुना। और ऐसा नहीं कि वो एक अकेला ऐसा व्यक्ति था जो आत्महत्या चुन रहा है। इस देश में हर चौथे मिनट पे एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। पूरी दुनिया में हर 40 सेकेंड में एक आदमी आत्महत्या करता है। और भारत में जो आत्महत्या कर रहा है व्यक्ति, उसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है उस व्यक्ति की बीमारी, यानी बीमारी और उससे होने वाले खर्च। आत्महत्या कर रहा, आत्महत्या किसी भी व्यक्ति का मानव जीवन का सबसे आखिरी विकल्प होता है, क्योंकि हर व्यक्ति जीना चाहता है। अगर असीमित जीने का विकल्प हो तो हमें लगता है कोई भी व्यक्ति मरना चाहेगा और अपने जीवन को खत्म करने तक की स्थिति में आ जाता है। स्वास्थ्य इसलिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। मेरे जैसा पढ़ा लिखा डीएम कार्डियोलॉजिस्ट इसलिए आमरण अनशन करता है, इसलिए एजिटेशन करता है, इसलिए सरकार से नहीं डरता है, इसलिए सरकार के हर वो जो गलत फैसले होते हैं उसका प्रतिकार करता है, चाहे वो कोविड हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वैक्सीन हो, चाहे जहाँ भी गलत नीतियाँ होती है। और जो अच्छी नीतियाँ या स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को, और चाहे इस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं जो हर व्यक्ति को फ्री में स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए और फ्री में क्वालिटी हेल्थ और क्वालिटी एजुकेशन समान रूप से सबों को मिलना चाहिए, तभी हमारा जो समाज है समग्र रूप से विकसित होगा। और इसके लिए जो नापने का तरीका देखिए, विकास, कोई कह रहा है कि विकास हो रहा है हमारे देश में, किन्हीं का दावा है कि इस देश में विकास हो रहा है, लेकिन विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके नापने का एक पैमाना होता है। उस पैमाने को कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स, और यानी कि हिंदी में उसको कहते हैं मानवीय विकास सूचकांक। मानवीय विकास सूचकांक में अगर आप भारतवर्ष को देखेंगे वो नीचे से टॉप करता है, और यहाँ के 2 पूंजीपति को देखेंगे तो दुनिया के सबसे 10 अमीरों में से हैं, एक तो दुनिया के सबसे 5 अमीरों में से भी हो गए हैं। तो कुछ लोगों के, और आपको पिछले 1 साल में 40-45 व्यक्ति जो है बिलियनेयर हो गए। लेकिन इस तरह से समाज या देश का विकास नहीं होता, इससे व्यक्तियों का विकास होता है। ये विकास का खतरनाक मॉडल है जो देश में गरीबी, भूखमरी और जो आपको जो दुख है वो बढ़ाता है। ये भारत जो है आज समझिए आत्महत्या का कैपिटल कहा जाता है। यहाँ एक पेंडेमिक के रूप में ये पैदा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर इस देश के खुशहाली सूचकांक को देखेंगे तो 146 से 149 देशों की इस सीरीज में हमारा जो नंबर होता है 139वां नंबर हो रहा है। मतलब पीछे से हम टॉप कर रहे हैं। इतने दुखी हैं यहाँ के लोग। जिस देश का ज़्यादातर आदमी दुखी हो और उसके सारे दुखों की वजह कुछ लोगों की खुशी हो, तो वो समाज कैसा, वो देश कैसा, वो राष्ट्र कैसा और उसका विकास कैसा।
आपने एक आदर्श जो है जीवन अपना चुना, जीवन के आदर्श चुने आपने, और आपको मौके थे जब आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते या प्राइवेट अस्पतालों में मोटा पैसा कमाते, लेकिन आपने वो नहीं कमाया। आपने जनता के साथ अपनी भागीदारी को चुना और उसको सरोकार बनाया। तो अपने आदर्शों को बचाने के लिए आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा और उनसे कैसे आप लड़ते रहे? देखिए, मैंने एक बताया कि ये आदर्श अगर किसी के द्वारा मेरे ऊपर थोपा गया होता तो मैं शायद इस आदर्श को कभी बचा नहीं पाता, क्योंकि जिन परिस्थितियों से इन आदर्श को लेकर चलने में वो आपको महसूस होता है। जैसे मैं यहीं के एक उदाहरण आपको देता हूँ कि जब मैं स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार के आंदोलन में 15 दिन के आमरण अनशन पर था, और उस वक्त जो है लोग भाग गए, खड़े नहीं हुए आपके समर्थन में, जो समझ नहीं पाया उस पूरे आंदोलन को। उसके बाद आपके ऊपर दंडात्मक, एक तरह से दंडात्मक तो नहीं कहे, अनुशासनात्मक एक कार्रवाई की तरह किया गया, और आपको बेसिक पर्पस ये था कि आपको डीमोरलाइज कर दिया जाए, ताकि आप अपने मेरे पास ऐसे विकल्प खड़े हो जाएं जहां एक तरफ आपको जीने के लिए संघर्ष करना पड़े और दूसरी तरफ आपके सामने जो है लाखों रुपए महीने के जॉब के ऑफर हों। और वैसी परिस्थिति में देकर आपके मेंटल टफनेस की असली परीक्षा वहाँ पर होती है। चूँकि ये मेरे हर खून के कतरों में वो जो अनुभव था वो बसा हुआ था, तो इसलिए सवाल ही नहीं होता कि मैं अपने उस उसूल और आदर्शों से अलग हो जाता। और वो जो अंदर से जो लौ और ज्वाला जो मुझे बचपन से जला रही थी, वो ज्वाला हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए और किसी से भी टकराने के लिए प्रेरित करता है। किसी भी कठिन से कठिन, मैंने आपको उदाहरण के तौर पर कई सारी अपने जीवन की कहानियाँ बताई जिसमें मैंने ऐसे बहुत से कठिन दौर को देखा, और शायद उन कठिन परिस्थितियों से जीते हुए ही मैंने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि आसानी से मुझे झुकाना और तोड़ना, अपने रास्ते से हटाना बहुत मुश्किल काम हो गया है। मेरे खुद के लिए, दूसरों के लिए तो जो है वो तो मुझे नहीं मालूम। तो वो एक वजह थी। और उस समय जो प्रश्न होते थे, जब आप जानते हैं कि जो बहुत तरह से आपके पूरे आंदोलन को कभी जातिवादी, कभी धर्मवादी, कभी फलाने, कभी ढमाकर, कभी व्यक्तिवादी बनाकर आपको कमज़ोर और आपके आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है, की जाती रहेगी। और जब आप सस्पेंड हुए उस समय, तो जो सामाजिक तौर पर आपके विरुद्ध जो है अलग अलग तरह के मानव के बीच में भ्रांतियाँ फैलाएगी कि सस्पेंड इसलिए हुआ क्योंकि वो गलत व्यक्ति है। और जब ये सवाल आपका बच्चा छोटा सा जो 2 साल, 4 साल, 5 साल का हो, वो जब आपसे ये सवाल पूछता है तो जवाब देना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और उस बच्चे को समझाना भी बहुत मुश्किल होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, जबकि मेरे पास अदर परिस्थितियाँ भी हैं। और शायद मुझे लगता है कि मैंने अपने उन छोटे छोटे नन्हों बच्चों, वो जो दुख है वो दुख झेलना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन दुखों को भी इसलिए मैं झेल पाया क्योंकि मैं बचपन से उसको झेलता आया था। और उसी बीच मैंने अपने उस भाई को भी खोया और उसके गम को भी सहा, जिसकी वजह से मैं चिकित्सक बनना चाहता था। मैंने उस माँ को खोया जिस माँ ने मुझे इस चिकित्सक बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मैं मानसिक तौर पर बहुत ही मजबूत हो गया था, और शायद मुझे लगता है कि ये एक वजह थी कि आप न सिर्फ उस आपके विरुद्ध उठाए गए गलत कदम के विरुद्ध आप लड़कर जीते, पुनः अपने 1 साल के 14 महीने के बाद आप अपनी कुर्सी पर बैठे और फिर से अपने आप को वैसा ही स्थापित किया जहाँ से छोड़ कर गए थे। और फिर ऐसे आंदोलन आगे भी करते रहे और आज भी कर रहा हूँ और शायद अंत तक करता रहूँगा। और यही हमारी जो है वो पूंजी है जो हमें हमेशा, क्योंकि उसको जिया है मैं कहीं पढ़ा नहीं, पढ़ के मैं कोई आंदोलनकारी नहीं बन गया। ये पूरी जो ये मेरी जुनून है, ये जुनून मेरे हर खून के कतरे, हर रग रग में घुसा हुआ है, और वो
सिर्फ मानव कल्याण के लिए जीना चाहता है। और जब तक मेरा जीवन है, स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार की लड़ाई लड़ता रहूँगा। और मुझे लगता है कि अगर मैं मरते मरते भी इस अधिकार को लागू करवा दिया तो इस देश के बहुसंख्यक लोगों को गरीबी के जंजाल से एक जनरेशन में आगे निकाल दूंगा। चिकित्सक के रूप में जो आपका योगदान है और चिकित्सक के रूप में आपके पास जितने लोग उम्मीद लेकर आते हैं, प्राय दूर दूर से लोग आते हैं और ये मैंने दिखाने के लिए आपको ही आते हैं ताकि उनको तसल्ली हो जाए कि जो आप कह रहे हैं वो सही है। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि आपने कभी कमीशन के लिए जो है कोई प्राइवेट जांच या किसी भी किस्म की दवा नहीं ली। उसके पीछे आपका जो राजनीतिक दर्शन है वो कैसे एक दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति में बदलता गया? देखिए क्या है कि जैसा मैंने कहा, अगर आप बचपन से ही मुझे देखेंगे तो मेरे जीवन का उद्देश्य था कि हर व्यक्ति को फ्री या कम से कम कीमत में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो उपलब्ध कराना है। अगर आप एक आदर्श और आदर्शवादी विचारधारा को लेकर खुद आगे बढ़ रहे हैं और आप अपने विचारधारा के उलट खुद के निजी जीवन में जीते हैं तो आपके आदर्श जो है वो किस्से कहानियों की तरह हो जाएगी और वो आपके अंदर का जो द्वंद्व है वो समाज और समाज के लोगों को दिखेगा और समाज कभी भी आपको यकीन नहीं करेगा। और हर वो लड़ाई जहाँ से मैंने शुरू की, चाहे वो एंजियोप्लास्टी को यहाँ पे इस्टेब्लिश करना था तो वो भी यहाँ के अधिकारियों, जो हमारे उच्च पदस्थ अधिकारी थे, उनके मंशा के विरुद्ध लड़के हमने उसको स्थापित किए। और मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा कोई दुनिया में डॉक्टर नहीं होगा, मैं अकेला ऐसा डॉक्टर हूँ जो वहाँ के अधिकारियों के इच्छा के विरुद्ध लड़कर स्वास्थ्य के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण हृदय की जो जांच और इलाज, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी वाली जो लड़ाई है उसको मैंने शुरू करी। क्योंकि एक डॉक्टर कोई भी नहीं जानता कि कोई भी पेशेंट जब आप ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने जाते हैं तो आपको बिल्कुल मालूम नहीं होता कि उस दौरान कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, कौन सा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा। वो भी तब जब यहाँ पर कभी कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं हो, जब आपके टीम जो आपको मदद करने वाली है उसको उसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं हो। उसको भी आपको ट्रेन करना है, आपको खुद को भी वहाँ पर रहना है और ये कन्विक्शन कि मैं इस पेशेंट को बचा ही दूंगा, ये विश्वास जो है खुद में बहुत खतरनाक है। ये खतरनाक इसलिए है कि आपने एक तरफ देखा कि मेरे पीछे मैं किस परिस्थितियों से आगे उठकर एक चिकित्सक बना, चिकित्सक से जनरल फिजिशियन बना और जनरल फिजिशियन से एक हृदय रोग विशेषज्ञ बना। इतनी मेहनत की, समाज की इतनी आकांक्षाएं अपेक्षाएं थी मुझसे, मेरे माँ बाप जी की मुझसे ज़्यादा इच्छाएं थी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उस सब की इच्छाओं अपेक्षाओं को मैंने ताक पर रख दिया। इसलिए क्योंकि ये जो आसपास की 10-15 करोड़ 20 करोड़ आबादी जो है उस समय यहाँ पूर्वांचल और आसपास के ज़िले क्या बिहार तक में एंजियोप्लास्टी नहीं होती थी। वजह ये थी कि कोई बड़े इंस्टीट्यूशन में, सरकारी इंस्टीट्यूशन में ये नहीं होता था, इसलिए लोगों का यकीन नहीं होता था कि इतने महत्वपूर्ण ऑपरेशन के लिए हम इस पर यहाँ के लोगों को क्यों जनरल प्राइवेट प्रैक्टिशनर और को यकीन करें, तो कोई इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था। जब मैंने इसको इस्टेब्लिश कर दिया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, उसके बाद देखें कि यहाँ 8-10 लैब हो गए, पटना में इतने सारे लैब और आसपास में हर छोटे छोटे जिलों में इतने लैब शुरू हो गई। मुझे खुशी है कि इसको स्थापित करने में मेरी एक महती भूमिका है। मुझे ये गर्व है कि मैं इतने लगभग 1.5 दशक के आंदोलन के बाद ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसको स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार के बारे में कहने, सुनने और उनके दिमाग और उसके राजनीतिक विचारधारा में वो जाती नहीं है। और ये एक चिकित्सक के नाते मैं जब ईमानदार हूँ, मैंने खुद से अपनी मेहनत से जो भी बनाया, मरीज को समझा, समाज को समझा और मेडिकल साइंस को समझा, और इस सब के सम्मिश्रण से जो मैंने अपने आप को तैयार किया, शायद मुझे लगता है कि यही वो चीज़ है जो आम जनता में, आम जनमानस में मेरे प्रति और मेरी ईमानदारी के प्रति उनको विश्वास जगाता है।
और मुझे कुछ उनका विश्वास मुझे कुछ आगे करने के लिए, उनके लिए और कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। एक आखिरी प्रश्न ये है कि आपने पिछले कई वर्षों से राजनीतिक तौर पर सक्रियता अपनी दिखाई है, सामाजिक आंदोलनों को लेकर आपकी एक अपनी समझ है और व्यवहार भी है। आपने सम्मेलन कराए, 2-3 सम्मेलनों का तो मैं ही साक्षी हूँ, और चुनाव में एंटी फासिस्ट मोर्चे को लेकर आप सक्रिय रहे हैं। तो इसके पीछे की पूरी जो जर्नी है आपकी, कहाँ से आपको लगा कि आपको राजनीतिक आंदोलन में भी भागीदारी करनी चाहिए, जबकि आप एक बहुत सम्मानित चिकित्सक के रूप में इतने समादृत हैं कि लोग सेकेंड ओपिनियन के लिए आपके ऊपर भरोसा करते हैं कि अगर डॉक्टर ओम शंकर कह देंगे कि नहीं ठीक, वो डॉक्टर सही कह रहा है, तो मैं आराम से अपना ऑपरेशन करवा लूँगा या मैं दवा नहीं खाऊँगा। और जो लोग आपके मेरे पास आते हैं तो बहुत ही भरोसे के साथ आते। तो कैसे आपकी राजनीतिक वाली शुरुआत हुई और वो कहाँ तक पहुँची और कहाँ तक आप उसको ले जाना चाहते हैं? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि में अगर आप जाएंगे तो जो मैंने अपनी पूरी बचपन की कहानी शुरू की, मुझे आपको वहाँ से ओम शंकर को समझने की कोशिश करनी होगी। मैंने अपने माता जी के जो नाना जी थे उनके बारे में हमने आपको बताया। वो एक खुद बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और उसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध कई सारे लड़ाइयाँ लड़ी, और उस ज़माने में उस पूरे आसपास में ग्रेजुएट करने वाले पहले व्यक्ति थे। लॉ ग्रेजुएट थे वो उस समय में। तो एक क्रांति वहाँ से आई। मेरे दादा के पक्ष में जाएंगे तो जो मेरे सबसे बड़े बाबूजी थे और जो मेरे दादाजी थे, उन्होंने खुद स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में महती भूमिका उस आसपास में निभाई। और बचपन में अगर आप देखेंगे तो मेरे जो चाचा जी एक और थे, वो हमारे प्रमंडल वहाँ पर प्रमुख हुआ करते थे वहाँ पर। तो एक राजनीतिक थोड़ी बहुत पृष्ठभूमि तो बैकग्राउंड में थी। दूसरी बात क्या है कि मेरा जन्म जिस मिट्टी में हुआ है, वो इस देश में समाजवाद को उत्पन्न करने वाली भूमि है। अगर आप देखें किसी भी सामाजिक आंदोलन को आप ले लें उठाकर, जो एंटी फासिस्ट मूवमेंट हो, उसकी शुरुआत मधेपुरा से होती है। आप देख लीजिए, बहुत सारे बीएन मंडल को देखिए, बीपी मंडल को देखिए, उनके पिताजी को देखिए। तो उनके आओ हवा में जो मेरी समझ, जहाँ मैं पढ़ा बढ़ा, जहाँ मैं एक सोचने समझने के जो कहते हैं ना कि आपका परिवार आपका टीचर है, आपके माँ पिताजी आपके टीचर हैं, आपका समाज आपका टीचर है, और आप जिस माहौल में रहते हैं वो सब भी आपका टीचर है। और सीधे तौर पर या पीछे किसी न तरह प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, प्लस आप जिस जीवन को जीते हैं, आप देखते हैं कि आपने क्या किया है, और उसको जो आपकी अपेक्षाएं हैं, यानी सामाजिक परिवर्तन जो है वो एक ऐसी मुहिम है जो बिना आंदोलनों के कंप्लीट नहीं हो सकती है, और उसमें राजनीति करनी ही पड़ेगी आपको। बिना राजनीति के आप इतने बड़े मानव जाति के कल्याण नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को राजनीति करनी चाहिए, राजनीति, लेकिन स्वस्थ और अच्छी राजनीति, स्वास्थ्य की राजधानी, स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की राजनीति और शिक्षा के मौलिक अधिकार की राजनीति। अगर इस देश को आपको विकसित बनाना है तो आपको राजनीति करना होगा, हमको राजनीति करना होगा, और राजनीति के लिए सच्चे रास्ते को ढूंढना होगा। यानी पूरी दुनिया में अगर आप विचारधाराओं का जंग देखेंगे तो एक तरफ है नफरत की विचारधारा, दूसरी तरफ है प्रेम की विचारधारा, एक तरफ है बहुसंख्यक विकास की विचारधारा, दूसरी तरफ है अल्पसंख्यक विकास की विचारधारा, एक तरफ है मानववाद की विचारधारा, दूसरी तरफ है दानववाद की विचारधारा। जो ये मानववाद और दानववाद, नफरत और प्रेम की जो ये जंग है, आप एक मनुष्य के तौर पर
एक सभ्य मनुष्य के तौर पर किस ओर जाना चाहते हैं और कहाँ असली जो है, आप किसी भी परिवार को देख लीजिए, किसी भी समाज को देख लीजिए, आप एक भी कोई उदाहरण मुझे बता दें। देखिए, अमेरिका इतनी बड़ी महाशक्ति थी, लेकिन वो छोटे छोटे स्टेट्स आप देख लीजिए, जिसका देश उसको हरा नहीं पाया। वो वियतनाम को नहीं हरा पाए, अफगानिस्तान को नहीं हरा पाए, इराक को नहीं हरा पाए, और अभी रसिया देख लीजिए, वो यूक्रेन को नहीं हरा पा रहे। यानी कि लड़ाई, युद्ध, मारपीट, ये कोई समस्या का कभी समाधान न था, न है, न होगा। नफरत किसी भी तरफ से आप बोकर समाज को या परिवार को या व्यक्ति को कहीं सही मार्ग में नहीं ले जा सकते। उस सही मार्ग में ले जाने के लिए आपको प्रेम, सौहार्द, भाईचारा और सबसे ऊपर इन सब से बना हुआ संविधान, उस संविधान में आस्था रखना होगा जो सबों को बराबरी का अधिकार देता है, संपूर्ण मानव के विकास की बात करता है और हर व्यक्ति के अंदर मानववाद की प्रकृति को आगे बढ़ाता है, न कि दानववाद की, जो कि एक दूसरे के शोषण, कुछ शोषक वर्ग ज़्यादातर लोगों के शोषण के द्वारा अपनी जो है अपने आप के अपने कुछ सुख सुविधाओं के लिए ये कार्य करते हैं। तो वो हमेशा नफरत, फासिज्म और जो व्यक्तिवाद है उसको ऊपर उठाकर मानववाद की जो विचारधारा है उसको आपको समग्रता से देखकर ही चलना होगा। उस समग्रता से चलने के लिए आपको राजनीतिक आप जो लिखते पढ़ते हैं उससे राजनीतियाँ होती है प्रभावित, और आपको एक बौद्धिक व्यक्ति के रूप में, जो व्यक्ति बौद्धिक होते हुए भी अगर वो राजनेता नहीं है तो उसकी ज़िंदगी जो है समाज को कुछ दे नहीं सकता और वो एक कीड़े मकोड़ी की तरह जीकर मर जाएंगे। तो अगर वो परिवर्तन लाना है तो आपको राजनीति को प्रभावित करना होगा, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, और वही करने की मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं मानव जाति के, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण की बात करना चाहता हूँ। इसलिए राजनीति तो करनी ही पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।